अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हम कपास का आलमी दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी कपास बहुत ज़्यादा होती है, एक बड़ी फसल है, इसलिए हम यहाँ भी इस दिन को मना रहे हैं। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, कपास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, दुनिया की तारीख़ देखें तो वहाँ कपास की क्या अहमियत है, कब कपास रोशनास हुई, और अब जो है हम ख़ास तौर पर एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं कि जहाँ हमारी कपास की डिक्लाइनिंग हुई, कपास की पैदावार कम हुई और अब हम रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे अमल में हम कितने कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, दुनिया में जो कामयाबी के मॉडल हैं उनसे हमने कितना सीखा, आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं, क्या मौक़े हैं, और आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं अगर इससे आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता है क्या, वो क्या तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करके हम कपास की पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं और ना सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं बल्कि आलमी मईशत में भी अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये आज का हमारा मौजू है और ख़ास तौर पर कपास के आलमी दिन के हवाले से इसको मिलाकर देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम सरवर साहब। आप डायरेक्टर हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में, पंजाब का इदारा है, और वहाँ जो है तहकीक भी होती है और कपास के हवाले से नई अक़साम के हवाले से भी बड़ी रिसर्च के साथ साथ आगे बढ़ने के मौके तलाश किए जाते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल साहब। आप डायरेक्टर हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ये जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वफाक का इदारा है, और वफाक जो है इस पर क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पर ज़राअत के हवाले से और ख़ास तौर पर कपास के हवाले से क्या तहकीक हो रही है, वो उनसे जानेंगे। और उनके साथ जो है तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुकर्रम अली साहब। आप ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं तहकीक के शोबे में, कपास पर क्या हो रहा है उनसे जानेंगे। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये कपास का आलमी दिन जो है इसके मनाने का कोई मकसद है या बस ऐसे ही जहाँ बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं एक दिन हम और भी मना लेते हैं? देखें, जब किसी चीज़ की अहमियत बढ़ती है, हम कहते हैं कि इसकी चीज़ की बहुत अहमियत है, उस अहमियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए ठीक है, उसका एक दिन जो है फिक्स कर दिया जाता है कि ये दिन फ़लाँ चीज़ के लिए। जिस तरह हम पेरेंट्स डे मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल जो है पानी का दिन मनाते हैं 22 मार्च को। तो इसी तरह कुछ तकरीबन 4 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो है ना 7 अक्टूबर इसको वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पे मनाया जाए। तो ये पूरी जो है ना वर्ल्ड जहाँ जहाँ कॉटन उगाई जाती है वहाँ पे ये दिन जो है ना मखसूस है और मनाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये कपास की फसल बहुत अहम हो गई ना। जी जी। अगर हम बाकी दिन मना रहे हैं, बाकी फसलों के तो दिन नहीं इतने कोई मनाते, तो अगर कपास के दिन को ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कपास की अहमियत और अफादियत जो है वो सामने है। देखिए, कपास की अहमियत तो शुरू दिन से है। जब इंसान पैदा हुआ, ज़मीन पे आया है, तो पहला ख्याल तो उसको तन ढांपने का जैसे ही आया होगा, जैसे और पत्तों से जब आगे बढ़ा होगा आगे बढ़ा तो फिर तो जाहिर है ये उसको रास्ता कपास मिल गई तो उसने उसको इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये जो ना जिसको हम कहते तारीख जब से लिखनी शुरू हुई उससे पहले की ये कपास जो है इस्तेमाल में रही है। जहाँ तक कोई निशानी मिलती है कपास नज़र आती है, चाहे वो आप और जो हमारा इलाका है बरसगीर पाक हिंद का, अगर यहाँ पे देखें तो जो मौजूदा हड़प्पा हज़ारों साल वादी सिंध की जो तहजीब है उसमें साथ साथ उसमें जो ना इसके सबूत मिलते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल होती रही है। उस वक्त थी हमारे ये देसी कपास जिसको हम कहते हैं। तो फिर ये 1906 में उसके बाद ये जिसको हम नरमा कहते हैं या अमेरिकन कपास कहते हैं ये आई इधर हमारे इलाके में। इसकी पैदावार ज़्यादा है, इसमें इसका रेशा अच्छा है, तो ये जो है ना हमारे लोगों ने इख्तियार कर ली। तो जो हमारी देसी कपास है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए ठीक है ही इस्तेमाल होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे इलाकों में कपास को खुद रो पौधा भी शुमार किया जाता है। कहते हैं कि ये खुद रो पौधा ही है, बाद में इसको हमने पैटर्नाइज कर लिया, अदरवाइज़ जो है ये ऐसे ही है। ये हम मुख्तलिफ तहजीबें जो हमें मिलती हैं, मिस्र की तहजीब हम देख लें 5000 BC पर चले जाएँ तो वहाँ से भी मिलती है। ये हमारे इस खित्ते में इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और ये बुनियादी तौर पर पौधा है किस खित्ते का, कहाँ का है? ये है कि यानी कि जो एक आप बात कर रहे हैं ना जी, इसका पौधा खुदरो पौधा, तो ये वाइल्ड भी इसमें है, वाइल्ड स्पीशीज़ भी हैं। टोटल तो इसकी 4 स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक वाइल्ड स्पीशीज़ भी है, और उसका बहुत बड़ा ब्लॉक है हमारे पास। और टोटल वर्ल्ड में 43 हैं, लेकिन अच्छा। हमने मेंटेन किए हैं 33। इसके बड़े बड़े दरख्त हैं उधर में। अच्छा। हाँ जी।
तो ये पाको हिंद में जी, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, इसके असरात मिले थे 5000 कबल मसीह, इधर भी मिले थे। और दूसरी, अब जो हम गोसिपियम हार्सप्यूटम है जो हम काश्त करते हैं, वो ना 99% एरिया पे अब वही करते हैं वो, तो वो अमेरिकन है। अमेरिकन वो ज़ाहिर है, उन्होंने सीड की टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से तरक्की की और वो आगे निकल रहा है। और इसके अलावा आपका स्पेशल प्रोग्राम आई थिंक सो इसके वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में आप कर है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये इसके ना इसको जो इसका एहसास हुआ या जिन्होंने महसूस किया ना जी, इसके 4 अफ्रीकन कंट्री थे। तो एक था बर्किना सोमो, बर्किना, और सेकंड माली और बेनन और ये चाड, इन चारों ने थे। तो फिर इन्होंने बाद में जब इन्होंने फील किया ना कि कपास की अहमियत के हिसाब से इसको उजागर किया जाए तो आलमी अजनास में ना, तो इन्होंने फिर इसको एज ए ना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने फिर इसकी मंजूरी दे दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ना जी इन्होंने यानी कि किया, तो उन्होंने फिर इसको तस्लीम कर लिया। तो अब तो पूरी दुनिया में भी ये मनाया जा रहा है, और 4 साल से जो हमारे भी ये 2019 में शुरुआत हुई थी। हाँ जी, ठीक है, अब इसका मनाया जा रहा है। अच्छा, वो शायद इसकी एक वजह ये है कि दुनिया के सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, ये तन ढांपने का और खाने पीने का काम जो है ये तो ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं जी, इसके अलावा ये है कि मेरा ख्याल कपास से इम्पोर्टेंट कोई क्रॉप नहीं है। तो जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी ज़रूरत है ना, पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए भी पाकिस्तान में कपास की मैशत इसी से बनती है, बाकी क्रॉप जितनी मर्जी बढ़ा लें। और मैंने भी अपना जो समझें कि इधर एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने लोग साइकिल पे देखे थे जो कॉटन के फार्मर, छोटे छोटे फार्मर। अच्छा, इसी से होना का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, वो गाड़ियों पे चले गए, और किसी क्रॉप इतना नहीं करती। सब कोई ज़माना था कि ये जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज हैं वो यहाँ पर कपास की फसल का इंतज़ार करते थे नया मॉडल लॉन्च करते हुए। राइट, बिल्कुल। वो जैसे ही फसल उतरती थी तो मॉडल लॉन्च होता था, और वो परचेजिंग पावर तो ये कपास के काश्तकारों के पास थी, बाकी तो किसी के पास पैसा था ही नहीं। डॉक्टर मुकर्रम साहब, ये बड़ी फैसिनेट करती हैं इस किस्म की कहानियाँ। हमने बड़ी अच्छा दौर देखा, और फिर जो है डाउनफॉल भी देखा, और फिर अब जो है दोबारा आगे बढ़ने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन ये जो अभी वाइल्ड स्पीशीज़ की बात हुई, कपास के जो खुदरो पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, आप क्योंकि तहकीक के मैदान से मुंसलिक हैं, तो कहीं आपने अपने पास ज़रूरी यूनिवर्सिटी में वो पौधे खड़े किए हुए हैं, कहीं देखे उनको? अगर हम इस तरफ जाने की कोशिश करें, वहाँ कोई इनोवेशन हो रही है? जी डेफिनेटली जी, इसकी जो है ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी आपके साथ जिक्र किया कि इसकी जो है ना 4 डिफरेंट जो है ना स्पीशीज़ हैं, और ये चारों स्पीशीज़ जो है ना हमारे इस जो हमारा साउथ पंजाब एग्रीकल्चर फोरम है, इसके अंदर ये अवेलेबल हैं। और डेफिनेटली हम कॉटन पे जिस वक्त अभी अब जैसा हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है अमेरिकन कॉटन और ख़ास तौर से बीटी कॉटन जो है वो मेजॉरिटी एरिया पे हमारे यहाँ ग्रो हुई है। लेकिन इसके साथ अभी भी जैसा आपने किया कि जैसे वाइल्ड क्रॉप या जैसे हम देसी कपास की बात करते हैं, अभी भी हम देखें तो हमें ऐसे लोग जो कि ख़ास तौर पर डेजर्ट एरिया के अंदर और ऐसे एरिया जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे उनको पता है कि हमारे पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो अभी भी देसी कपास लगाते हैं। और मेरा कहने का मकसद डेफिनेटली जो है वो बहावल नगर से लेके और हिंगरखंड तक की हमारी जो पट्टी है, इस साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी कैसे लोग हैं जहाँ पे पानी की सीवियर डेफिशिएंसी है, तो वो जो है वो देसी कॉटन लगा रहे हैं। और बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि वो हम जनरली हमारे कॉन्सेप्ट है कि देसी कॉटन जो है उससे कुछ नहीं बनता, तो डेफिनेटली वो लोग बड़ी अच्छी प्रोडक्शन भी इससे ले रहे हैं। और डेफिनेटली ये है कि जी इसकी जो कीमत है वो भी जो हमारी अमेरिकन कॉटन से ज़्यादा है। और जो हमारी डोमेस्टिक यूज़ है, हमारी जो हम देखते हैं कि सर्दियों को मौसम की आगे आमद होती है, तो इसमें जो रज़ाइयाँ जो भरी जाती हैं फिर उसके अंदर जो है यही कॉटन को इसको प्रेफर किया जाता है हमारे घरों में। वो पॉलिस्टर की जितनी भी रज़ाइयाँ आ गई हैं उसके बावजूद जो है जो कपास की रज़ाई है उसका अपना एक मज़ा है, और ख़ास तौर पे वो तो सर्दियों के साथ मिला के देखें तो बड़ी फैसिनेशन आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये पिछले कुछ अरसे में जब हमने काफ़ी सारा अरूज देखा, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिंगल क्रॉप पर चले गए, सिर्फ कपास उगा रहे थे, वहीं से मुनाफा हासिल कर रहे थे, अच्छी वैराइटीज़ बना रहे थे। और हमने देखा कि वो कपास की मुर्गियाँ भी खड़ी करनी शुरू कर दी उन्होंने कि जी अगले सीज़न में भी वही इस्तेमाल, रोटावेट ही नहीं कर रहे। तो ये जो पैटर्न था, ये इसमें इसको हमने छोड़ दिया, इसमें कामयाबी नहीं हो सकी, या ये मुनासिब नहीं था जो रिकमेंडेशन के ख़िलाफ़ था, क्या हुआ क्या? असल में ये कि कपास जो है ना, वैसे तो पेरिनियल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरिनियल प्लांट है, यानी दरख्त
टाइप चीज़ है ये। तो इसको हमने डोमेस्टिकेशन से, इंसान ने अपनी कोशिशों से अपने मकसद के लिए उसको ढाल लिया। इस तरह आप अगर देखते हैं ना, तो जो ऑर्नामेंटल या सजावटी सूरजमुखी है, उसका फूल इतना सा है, लेकिन हमने उस पर, इंसान ने कोशिश करके उसको इतना बढ़ा था किलो सीड उसमें से निकलता है। इसी तरह कपास को, कपास का जो है ना पौधा या किसी कोई भी पौधा जो उसका मकसद सिर्फ जो होता है अपनी ज़िंदगी का, वो ये होता है कि बीज बनाना और अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। ये हर जानदार चीज़ की नेचर है, उसकी फितरत। कपास में भी यही था। तो कपास आपको ऐसी भी इसकी स्पीशीज़ मिलेंगी जिसमें रेशा है ही नहीं, सिर्फ बीज है। अच्छा जी जी, 50 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ है जिसमें सिर्फ बीज है, जो वैसे मतलब हैं। ठीक है। तो इसमें जो काश्त हो रही है ना, वो है सिर्फ 4, जिसमें एक वो जो हमारे पाकिस्तान में देसी कपास लग रही है, जिसको हम गॉसिपियम आर्बोरियम कहते हैं। ठीक है। एक दूसरी जो है वो इंडिया में ज़्यादा है और बर्मा वगैरह में, श्रीलंका में, वो है गॉसिपियम हर्बेसियम। अच्छा, ये तो होगी 2, इसको हम क्या साइंटिफिकली इसको डिप्लाइड कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 होते हैं जिन्हों। अच्छा, दूसरी जो 2 हैं वो हैं टेट्राप्लाइड, उनको हम कहते हैं। अच्छा। उसमें एक है बारबाडेंस या इजिप्शियन काटन या मिस्री काटन जिसको हम बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा फाइन, उसमें रेशा मिलता है और उसके रेशे की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 37-38 तक है मिलीमीटर, जबकि हमारे वो 28-29-30 तक है। तो तीसरी जो है ये अमेरिकन काटन। अमेरिकन काटन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वो काश्त होती है, जिसको हम गॉसिपियम हर्सुटम कहते हैं। ठीक है। तो ये दुनिया में मेन है। ठीक है। तो जो इजिप्शियन काटन है वो मिस्र में ही, जो इसकी वो दरिया नील की वादी है ना, अलेक्जेंड्रिया का इलाका ख़ास तौर पे, वहाँ पे ये काश्त होती है। तो इसमें उसका एक्स्ट्रा फाइन है, लेकिन उसकी पैदावार फिर कम होती है। अच्छा, लेकिन उसका रेशा जो इतना वो पसंद किया जाता है और महंगी बिकती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसमें मज़ीद बात करेंगे। आप ब्रीडर भी हैं मेरे ख्याल में। जी, मैं आपसे ब्रीडर पूछेंगे कि भी इसकी ब्रीडिंग के हवाले से भी, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। कपास के आलमी दिन के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कपास पर। कपास का आलमी दिन है, इस हवाले से क्या सेलिब्रेशन हो रही है, हम इस दिन को मना रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है और आगे नज़र क्या आ रहा है कि कपास में क्या होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर नवीद साहब, ये हमने देखा अपने यहाँ अरूज भी और फिर जवाल भी, और फिर कोशिश हो रही है कि बेहतरी की तरफ आया जाए। ये आपके ख्याल में अरूज के क्या असबाब थे, और फिर हम जब नीचे गए तो उसके क्या असबाब हुए, कुछ ऐसे इख्तिसार के साथ जो है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छी अरूज का तो यही था कि हमारे पास अच्छी वैरायटीज़ थी, पोटेंशियल अच्छा था उनका, और उसके अलावा ये था कि इतना इंसेक्ट पेस्ट प्रेशर नहीं था। कुछ फितरत ने हमारा साथ दिया। हाँ जी, कुछ हम इस तरफ माइल हुए, वैरायटीज अच्छी। वेदर ने, इन्वायरमेंट थोड़ी सी फेवर थी, यानी कि वो था इतनी क्लाइमेट में चेंज नहीं आई थी। ठीक है। हाँ जी। तो जो जवाल आया जी, फिर ऐसे हुआ कि हम लोगों ने जब बीटी आ गई ना वैरायटी, तो बीटी वैरायटी के साथ ये था कि हमें हम लोग यही गाइड करते थे सब लोग कि जब बीटी आप लगाएं, इससे 10-20% रिफ्यूजिया क्रॉप लगाएं। उसका मतलब है नॉन बीटी लगा दें, ठीक है। तो ये है कि उसमें पिंक का थ्रेट नहीं था। लोगों ने तो अर्ली लगानी शुरू कर दी। हम जब नॉन बीटी थी, हम अर्ली नहीं लगाते थे, हम अप्रैल में लगाते थे। जब इनको पता चला कि अगर बीटी आ गई है, इस पर बोलवर्म का प्रेशर नहीं होगा, तो वो अर्ली पे चले गए। और साथ उन्होंने जो हम लोग उनको कहते थे उस पर अमल नहीं किया। अगर उस पर अमल करते तो पिंक बोलवर्म का थ्रेट ना बढ़ता, क्योंकि उसने सिर्फ कपास ही खानी, इसके अलावा कुछ खाना नहीं है। अगर वो उसी रिफ्यूजिया लगाई होती नॉन बीटी, उसने उसी को खाना, तो उसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़ गई, और फिर इससे और इन्वायरमेंट जैसे चेंज होती है, ड्राई होती है, वाइट फ्लाई बढ़ जाती है। तो ये वेदर की वजह से असरात हुए। डॉक्टर मुकर्रम साहब, ये 2 चीज़ें मुख्तसर सी बताई हैं कि हम आगे बढ़े और फिर काफ़ी पीछे चले गए और डाउनफॉल हो गया। इससे हमने सीखा क्या? आप एक महक़िक़ के तौर पे किस नतीजे पर पहुँचे इख्तिसार के साथ कि हमने क्या सीखा इस डाउनफॉल से? भी पहले हम आगे गए और फिर पीछे आए। हाँ जी, इसमें बेसिकली जो है हमें अपनी जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें अपने जो लेसन्स हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार जो है अगर देखा जाए तो वो जो कॉटन का ग्रोअर है वो काफ़ी अरसे से कॉटन ग्रो कर रहा है, और डेफिनेटली उसके अपने एक एक्सपीरियंसेस हैं। और सेकेंडली इसमें यह है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बात की
कि अगर हम बीटी वैरायटीज़ लगा रहे थे तो इसके साथ हमें नॉन बीटी पे भी 10% एरिया पे उसको भी साथ में हमें कल्टीवेट करना था। और साथ में ये है कि जैसा कि हमने कहा जी कि अर्ली कॉटन की तरफ हमने जाना है, और हमने देखा भी इस सीज़न के अंदर कि जो अच्छी कॉटन की पैदावार हमें हासिल हुई है वो अर्ली कॉटन के थ्रू ही मिली। जिन्होंने अर्ली काश्त की थी फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, उनकी प्रोडक्शन सबसे अच्छी आई है। और डेफिनेटली इसमें एक चीज़ और भी आई कि जो है जैसे कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हमारी जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। और जैसे कि इसमें हम कहते हैं फैसलाबाद 333 है, CS 200 है, टेंसी KC 6 है। तो ये वैरायटीज़ जो हैं ये बड़ा पोटेंशियल वैरायटीज़ हैं, और अगर आप इनको अर्ली इनको सोक करते हैं और इनकी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि है उसके मुताबिक इनको लेके चलते हैं, तो इससे जो है हम अपने इस कॉटन की रिवाइवल के अंदर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब हुए भी हैं। और इंशाल्लाह अगले सालों में इंशाल्लाह वी आर मच होपफुल कि हम इंशाल्लाह इसे यहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि जो हमारी 3 जीन वैरायटीज़ हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उनको चाहिए। उनके साथ साथ जो है जैसे कि पेस्ट का प्रेशर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें ऐसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है जो कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर हमें कोशिश करना है कि पहला स्प्रे को लेट करें, और जो हमारे पास जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं इनको इनिशियल इस्तेमाल करें। और ये तो आपकी रिकमेंडेशन होगी ना कि जी अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये रास्ते हैं। हम क्योंकि आज आलमी दिन के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं ना, इसलिए जुज़ियात पर बात करने की बजाय जनरल हम देख रहे हैं कि हमने आपके ज़हन में क्या ख्याल आया कि आप ये सारा अमल आपके सामने से गुजरा होगा, आपने तजर्बा किया होगा इसको कि हम बहुत अच्छे जा रहे थे और फिर जो है वो डाउनफॉल की तरफ आ गए और फिर रिवाइवल का सोच रहे हैं। इस सारे अमल से हमने क्या सीखा कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, और फिर अगर रिवाइवल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उन गलतियों को दोहराया तो नहीं जा रहा, और क्या मामला क्या हुआ। और आपका जो शोबा है कि आखिर सबसे ज़्यादा जो है आज भी काश्तकार और महक़क़ ये कहता है अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अच्छे बीज लाने होंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने जी। हर सब चीज़ ये है कि हादसा एकदम नहीं होता। हाँ, उसके पीछे असबाब बनते हैं। असबाब बनते हैं। हाँ। तो जहाँ होता है ना नेप दाई विल इन द बट, पढ़ाई को शुरू से ख़त्म कर दें तो हमारा लॉस कम होता है। हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब वो चीज़ें नासूर बन जाती हैं हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फिर हम उनकी तरफ सोचते हैं। इसका जो कॉटन का डिक्लाइन है 2014-15 से शुरू हुआ है। ठीक है। उस वक्त जो है ना, चूँकि मैं ब्रीडर हूँ, उस वक्त भी हम वैरायटीज़ बना रहे थे। हुआ ये कि जो था ना गवर्नमेंट ने इस पर फोकस नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। ठीक है। और रेट जो थे ना वो बहुत कम थे। जो इनपुट से उनकी कीमतें बढ़ती गई और रेट्स कम थे। और होता ये था कि अगस्त तक हमारी क्रॉप जो थी ना वो बेहतरीन होती थी, उसके बाद उसमें डिक्लाइन आता था। ठीक है। और अब क्या हुआ कि रेट है 3000, सिंध में पहले रेट आते थे, सिंध का पहले रेट आ जाता। जब ज़िम्मेदार देखता है रेट 3000 है, 500 रुपये मैंने चुनाई देनी, 2500 रुपये मुझे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसकी मैनेजमेंट छोड़ देता। मैंने उसको खाद देना, वो जो तवज्जो देनी थी, तवज्जो देनी छोड़ देनी बाद में। तो उसमें फिर जब ये एक तो वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है अगस्त का, सितंबर का महीना, जिस वक्त ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है उसी वक्त उसने काम उस वक्त उसने देखा कि मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, तो उसने छोड़ दिया। अच्छा, अब दूसरी साइड पे ये हुआ कि जो मकई है या चावल है, कमाद था, शुगर केन है, तो इसमें जो उनको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आया, तो इस तरफ वो शिफ्ट हो मुतबादिल फसलों की तरफ चला गया। अगर गवर्नमेंट उसी वक्त 14-15 में ही इस तरफ थोड़ा ध्यान करती, ज़्यादा मतलब तवज्जो की ज़रूरत थी कि इनके रेट्स जो है ना वो बेहतर मिलते हैं फार्मर कैसे को। वो खुद कैसे रेट बेहतर कर सकते थे? इंटरनेशनल मार्केट गवर्नमेंट जो है ना वो जो है ना सब्सिडी, सॉरी वो स्पोर्ट प्राइस जो है ना वो अनाउंस कर सकती बड़ा है। मसला हम पहले मुआशी मुख्य नहीं, ऐसा नहीं होता, खरीद के रख लेते। मैं बताता हूँ आपको। होता ये कि ये जो लोग होते हैं ये बना लेते हैं ना अपना क्या कार्टेल बना लेते हैं, इस तरह का होता है कार्टेल। अच्छा, वो बनाते हैं ना, तो उस वक्त हमारा एक अदारा है TCP, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो इन हो जाए और इन कंपटीशन वो परचेज करना शुरू पैसे चाहिए ना जी, TCP को पैसे देंगे तो इतने क्राइसिस नहीं थे ना 14-15 की मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी पीछे जो अभी हमने परचेज की गंदम की, अभी आपको याद होगा ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, तो हम एक ह्यूज इंटरेस्ट दे रहे थे बैंकों को, बैंकों से पैसा ले पहले उसकी अदायगी की ताकि आगे बढ़ सके। पर जब तक देखें किसान को एक तो ये हुआ फ़ायदा नजर अच्छी कीमत ना दे सके, जिस फसल में उसको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा ना वो नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको मोटिवेट करके इस दफ़ा जैसे सामने रखें रेट बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट ने रेट रखा 8500 रुपये। दूसरा, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, उसमें सीड पे कुछ सब्सिडी वगैरह अनाउंस की। फिर जो मुख्तलिफ महकमे जो थे उनको एक ग्रुप बना दिया, कोऑर्डिनेशन बना दी कि आप ये मिलकर काम करेंगे। इंतज़ामिया भी थी,
एग्रीकल्चर रिसर्च। ब्रीडिंग में क्या गलतियाँ हुई हमसे, जो ब्रीडिंग काम में करने वाला था हम मैं नहीं वो कर बताता हूँ सके? आपको। ब्रीडिंग में जो होता है ना, देखें, ब्रीडिंग एक लंबा प्रोसेस है। एक वैरायटी बनाते हैं तो उसमें 10-12 साल लगते लग जाते हैं, ठीक। हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वो अप टू डेट नहीं है, पुराना है। ठीक है। हमारे जो रिसर्च के तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्रीज नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है हमारे लोगों की। हम जो साइंटिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए, तो बस ठीक है, अपने तौर पे जो गेन करना है, यानी वर्ल्ड लेवल पे हमारी ट्रेनिंग्स वो नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ना कोई उधर से लोग बुलाए जाते हैं, ना कोई टेक्निक्स हैं, और ना दूसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, अब वही जो पुराने तरीके हैं उन्हीं से हम वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक ब्रीडिंग में एक जो है ना, एक लफ्ज़ हम बोलते हैं अनइंटेंशनल ब्रीडिंग फॉर ससेप्टिबिलिटी। होता यह है कि इंसान जो है ना, वो गैर महसूस तौर पे वे काम करता जाता है कि जो कि मतलब उसमें एक एंड पे जाके नुकसान होता है। मसलन मैं मिसाल दूंगा इसकी कि कपास जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस जब आया है 1991-92 पहला इसका एपिडेमिक आया, तो ये उस वक्त तो नहीं शुरू हुआ, तो ये तो 67 से शुरू हुआ था। अब हमने किया क्या कि गैर इरादी तौर पे हम वो वैराइटीज़ बनाते गए जो कि उसके ससेप्टिबल थी, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं थी। जब वो बड़े एरिया पे जिस तरह S12 थी, फैल गया, वो फैल गई, तो उसके एकदम उसको बीमारी आ गई। अब उनको रिप्लेस करने के लिए टाइम चाहिए, उनको उन वैराइटीज़ को रिप्लेस करने के लिए, नई वैराइटीज़ बनाने के लिए 10-12 साल चाहिए। लेकिन देखें, हम इसमें कामयाब हुए हैं। यही मसला सूडान में पेश आया था, उन्होंने कई सालों के लिए कपास को बैन कर दिया, 5 साल के लिए। अब हमने ऐसा नहीं होने दिया, हमारी कपास चलती रही है, और हमारे लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि वैराइटीज़ वो बना ली। फिर वायरस चेंज हुआ, जो बुरे वाला जिसको हम वायरस कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वो क़ुव्वत बर्दाश्त रखती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त की बात नहीं मैं करूँगा, क़ुव्वत बर्दाश्त। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अगर वायरस के जो नुकसान है ना, वो नेगलिजिबल है। वायरस की वजह से हमारी जो कपास है उसको नुकसान जो उसकी सिम्टम आती हैं। वायरस से नेग्लिजिबल है, बाकी चीज़ों को मैनेज किया इस दफ़ा हमारे साथ वाइट फ्लाई का इशू आ गया। दूसरा ये कि मैंने सितंबर के महीने में बहुत लंबा एक सर्वे किया, गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं रुझान राजनपुर से लेके मंडी तक ये 2 चक्कर मैंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट 6-7 डिस्ट्रिक्ट में लगाए, रहीम यार का भी शामिल था। मैंने सिर्फ जो मेरा इसमें जो समरी कह लें या लुबे लबाव जो ये है, जिसने कपास की मैनेजमेंट की है उसने पैदावार ली है, जिसने मैनेजमेंट नहीं की उसने नहीं ली। अब साइड बाई साइड 2 खेत हैं, ठीक है, 2 खेत हैं, एक ही किस्म लगी हुई है, एक की 5 मन आएगी, दूसरे की 40 मन आएगी। जिसने उसको टाइम पे खाद दी है, पानी दिया, स्प्रे दिया, जिसने हाँ ये सारी मैनेजमेंट अच्छी की है, सिर्फ ये। बाकी वैराइटीज़ जो हैं उसमें उनमें पोटेंशियल ये नहीं कि है, पोटेंशियल है उनमें। अच्छा चलें, ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं ये भी, क्योंकि डॉक्टर साहब का इदारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब किसी ज़माने तो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का बड़ा टैका होता था, वैराइटीज़ के हवाले से बड़ा काम हो रहा होता था, तहकीक के हवाले से सारी नज़र उधर होती थी। बाद में पता लगा कि जी जैसे मुल्क का हाल हुआ वैसे बाकी इदारों का भी होता गया। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि देखें, आज भी अगर हम काश्तकार को बुला के उससे पूछते हैं कि आपका नुक्ता नज़र क्या है कि किस वजह से ख़राबी हो रही है, तो वो जाता है बीज की तरफ, वो कहता है जी मुझे अच्छी वैराइटीज़ नहीं मिली। मैनेजमेंट तो ज़ाहिर है एक अगला मरला है, लेकिन पहली बुनियाद वो ये बताता है कि मुझे अच्छी वैरायटी नहीं मिली। तो क्या आप इसमें हमारा फेलियर क्यों हो गया? हम दुनिया का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए और पीछे रह गए, अच्छी वैराइटीज़ देने में नाकाम? नहीं, यही है ना जी। अब हमारे अदारे के बारे की बात करें तो हमारा वर्किंग ऑन गोइंग है, अब भी चल रही है। इस क्राइसिस में भी हम लोग लगे हुए हैं काम पे में। तो इसकी वैराइटीज़ 2020 में टोटल हुई थी जी 12 वैराइटीज़ पाकिस्तान में, 6 हमारी हुई हैं। 21 में 3 हमारी हुई, 3 हमारी हुई, फिर आगे भी 4, 2 हमारी हुई। लेकिन ये है कि इसके लिए आप कह रहे हैं कि ना सीड के हवाले से जो फार्मर्स का है, इसके लिए तो ज़ाहिर है वर्किंग होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी पे वर्क होना चाहिए, सीड टेक्नोलॉजी पे वर्क होना चाहिए। तो लेकिन वो कर रहे हैं हम। अब हमारी अपकमिंग वैरायटी है जी वो 545 है, 547 है, बेस्ट है वो। बल्कि लास्ट ईयर चौधरी साहब भी थे साथ, गुलाब सरवर साहब भी। तो इधर ना हासिलपुर की साइड पे 545 हमारा एक्सीलेंट प्लॉट था। इनकी भी FH 333 बहुत अच्छी वैरायटी है। ज़ाहिर है कि इधर फैसलाबाद साइड पे तो बट एक जो हमारी वैरायटी हैं, ये वैरायटीज़ दुनिया की वैरायटीज़ का मुकाबला कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही पैदावार के हिसाब से भी। लेकिन ये इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें।
नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुकर्रम साहब, मैं वक्फे पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया। जैसे हमें डॉक्टर नबीद साहब ने बताया कि हमने वैराइटीज़ के लिए बड़ा काम किया। ये वैराइटीज़ जो बनाई हमने, क्या ये दुनिया में जो तहकीक हो रही थी इसका मुकाबला कर पा रही थी? फ़ी एकड़ पैदावार में हम काफ़ी पीछे खड़े हुए थे। हमारे ऊपर पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा आ रहा था, पौधों पर स्ट्रेस भी ज़्यादा आ रहा था। क्या वजह बनी? बुनियाद तो वही बीज से बन रही है ना जी। जी सर, बेसिकली जो जहाँ तक बात है हमारी वैराइटीज़ की, तो हमारी वैराइटीज़ कभी भी जो है दुनिया में डेवलप नेशंस हैं, जो कि कपास के बड़े ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, उनसे कम नहीं है। हमारी वैराइटीज़ का कम नहीं है? कम नहीं है हमारा पोटेंशियल उनके मुकाबले पर है जी। 80 मन पर एकड़ तक हमारी वैराइटीज़ का पोटेंशियल है। अच्छा। और सेकेंडली इसमें यह है कि जैसा कि हमने बात की कि जी क्या वजह थी कि ये क्यों वैराइटीज़ जो है इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट थी, हमने वैरायटी को समझा नहीं सही से। और सेकेंडली अगर हमने उसको अंडरस्टैंड जिन ग्रोअर्स ने किया, तो उसके बाद एक जो मेन प्रॉब्लम था वो क्लाइमेट चेंज था, मौसमियाती तब्दीली थी। कि जैसा कि हम कहते हैं कि जी कॉटन सीज़न के जो ग्रोअर्स हैं उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कपास का हर एक साल नया साल है, उसके अपने नए मौसम के लिहाज से मसाइल हैं। तो इस दफ़ा भी जो देखा जाए या पिछले सालों के अंदर भी देखा जाए कि पिछले साल की बात की जाए तो जब कॉटन का मेन टाइम था, उसका क्रिटिकल टाइम था, उस पीक ऑफ दी जो है ना फ्लावरिंग पे थी, तो बोल फॉर्मेशन, तो उस वक्त जो है शदीद बारिशें हुई हमारे पास जुलाई के अंदर, ख़ासतौर अगस्त के अंदर जो बारिशें हुई। तो किसी वक्त हम कोल्ड वेव से मारे जाते हैं, किसी वक्त हीट वेव से मारे जाते हैं, बारिशों से। देखें, ये अब क्लाइमेटिक चेंजेस तो यहाँ होनी है। हमें पता है कि हम उस खित्ते में, उस मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात मुरतब होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में हमने देखना है, या तो हमारे पास ऐसी वैराइटीज़ हों जो रेजिस्टेंस हों, ठीक है, इतनी रेजिस्टेंट रखती हूँ कि भी हमें वो पैदावार दे सकें, या फिर हमें रीजोनिंग की तरफ जाना चाहिए, पैटर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हमारा काश्तकार समझ नहीं पाया, तो वो समझाना भी तो हमें ही था ना जी, हमारे इदारों को समझाना था। काश्तकार को तो यही पता है कि वो वैरायटी लेके उसने आके उगा देना है और आगे बढ़ना है। नहीं बुखारी साहब, इसमें ना अगर इजाज़त दें तो मैं बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि 35 से 40% जो बीज है ना, वो जो मंजूर शुदा अक़साम है या सर्टिफाइड सीड, सिर्फ इतना है वो जो लोग लगा 35 से 40%। बाकी आप समझ लें 60 से 65% गैर बीज, हाँ, वो गैर मंजूर शुदा और गैर जो सर्टिफाइड, जिसकी कोई छोटी क्वालिटी नहीं है। सर आपके लोग ही फ्राहम करते हैं ना सर बीज। हाँ, मैं बात करता हूँ उसमें, ज़रा मेरी थोड़ी अर्ज़ सुन लें। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जब हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना बाज़ार से, मसलन ये मैं मोबाइल लेके आता हूँ ना, तो इसके साथ एक मैनुअल आता है। क्या आता है कि इसको आपने इस तरह इसको ऑपरेट करना है, इसको ये फंक्शन है, ये करना है। अब जो बीज जिसके वो आगे पीछे का पता ही नहीं है, जब वो 60% एरिया पे लगेगा, किसान ने कहीं से बीज ले लिया है और उसको पता नहीं इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्या, तो जब वो उसको सबको इक्वली ट्रीट करेगा तो उसमें उसको मार पड़ेगी। अच्छा, अब बात आ जाती है, आप लोग बात करते हैं, जब बीज की बात करते हैं ना, जो आम पब्लिक का बंदा वो बात करता है बीज वैरायटी की। बीज का हम मतलब लेते हैं क्वालिटी ऑफ सीड की क्वालिटी की। अब आगे बात के जो सीड जो है आप कहते हैं कि इधर उधर से ये वो सारा, देखिए ये जब तक गवर्नमेंट इसको चूँकि ये सारा है काम फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। डॉक्टर साहब, ये जो आप 60-65% चलें, इसी आपकी बात मैं मज़ीद सवाल कर रहा हूँ, ये 60-65% बीज कहाँ से आता है? मैं बता जिसको रहा आप हूँ, गैर मंजूर शुदा कह रहे मैं बता हैं। रहा हूँ। आपके जो तहकीक के लोग हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तहकीक के इदारे होते हैं, वही बीज फराहम कर रहे होते हैं, बल्कि उस पर तो एक पूरी इकानमी खड़ी हुई है। सर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपका कॉटन जोन है ना, इसमें आपको हर गांव में 2 ब्रीडर मिलेंगे, 3 ब्रीडर मिलेंगे। सही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एक पौधा वो दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो क्लेम करते हैं कि ये जो ब्रीडिंग है इस अमल में हमारा हिस्सा है, तहकीकाती इदारों का कुछ नहीं है, बल्कि ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल हम उनकी बात मान लेते हैं, हम बना के दे रहे हैं और वो जो है अपने बुखारी साहब हम उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, आप जितनी यूनिवर्सिटी है सारी बंद कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, हमारे तो घरों में ब्रीडर पैदा हो रहे हैं। तो अगर यही बगैर वो नॉलेज का जो है ना वो ब्रीडर बन गए हैं ना, तो फिर अदारों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तहकीक है ना यूनिवर्सिटी। ये सारी जो है ना, कहते पंजाबी की एक जो कहावत है ना कि लाचियों की बस्ती में ठग कभी भूखा नहीं मरता। जब तक ये हम ज़िम्मेदारों से कह के ना, मेरी को 15 साल की सर्विस एक्सटेंशन में भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है।
मैं आज भी फार्मर से एक बार करता हूँ और आपके फोरम से भी ये मैं सवाल करूँगा, एक भी फार्मर मुझे जवाब दे दे इस बात का यस में, तो मैं मान जाऊँगा उसको। क्या कि इस साल एक फार्मर ने एक महंगा बीज जो जिसका उसको आगे पीछे का कुछ पता नहीं था, किसी ने उसको बेवकूफ़ बना के उसको सेल किया। आम बीज बिक रहा है अगर 400 रुपये किलो, तो उसने लिया 4000 रुपये किलो। एक भी फार्मर मेरे सामने आया कि उसने उस बीज को अगले साल लगाया था? नहीं लगाया था। ठीक है। क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं? उसे तो पता ही नहीं है ना जी, वो तो जब बीज नहीं पता उगा लेता है, जब अब सामने हम आता है, फार्मर फिर को ये कहते हैं कि आप जनाब किसी पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास, किसी सीड कंपनी के डीलर के पास जाएं, जो बैग में सीड है जिस पे टैग लगा हुआ है वो आप बीज लें। अब वो जो लालच में आता है उसको दूसरा दिखाता है ना कि यार मेरी तो 70 मन आ गई थी। झूठ बोलते हैं सारे, और वो झूठ बोल रहे होते हैं। मैं उनका तरीका बताता हूँ क्या करते हैं। वो 1 एकड़ पे 4 एकड़ का खर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो 70 मन उनकी आगे मान लिया, उनकी तो बन गई 4 एकड़ की। मैनेजमेंट उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर उसमें उससे कहना कि आप हमें फूटी दे दें, ठीक है, कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इसका सीड बेचना और महंगे दाम में। इस पे देखिए, इस पे सारा इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट का। उनके जो स्टाफ है ना वो कम है, उस पर जब तक हम चेक नहीं करते, मैं ये आपको जो है कैलकुलेशन एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मेरा ये दावा है, अगर हम बीज की जो क्वालिटी है, जो अगर हम कहते हैं 40% सर्टिफाइड सीड होता है, अगर हम उसको 45% कर लें ना, सिर्फ 5%, तो हमारी ओवरऑल जो यील्ड है ना पर एकड़, फी एकड़, वो 1 मन बढ़ सकती है। अच्छा, और 1 मन बढ़ जाए तो जितने एकड़ आपके उतने लाखों मन वो बनेंगे, और उतनी हिसाब से वो बेल्स का इजाफा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको इंश्योर करने की जरूरत है क्वालिटी। सर एक मामला ये है, देखिए इस वक्त ना अगर कामयाबी हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, जब नाकामी हो तो फिर एक दूसरे को ब्लेम भी करते हैं और हम एक दूसरे पर जिम्मेदारियां भी डालते हैं। एक पहलू इसको ब्लेम समझें, रियलिटी समझें, एक पहलू ये भी रहा कि हमने कहा कि हमारे जो तहकीक के इदारे थे उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, हमने देखा भी सही कि जो रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में वो ट्रांसमिट नहीं हो रही मार्केट में, वो हमने वहाँ भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान देखा। आपका सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आमने सामने थे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर तहकीक हो रही थी, तो कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो अब कहीं आप महसूस करते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे जो शोबे के लोग इस पर तहकीक कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सीड पर, वैराइटीज़ पर, तो उनको आपस में मिलकर बैठना चाहिए और एक दूसरे के तजर्बे से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट, ये तो है जी बिल्कुल कि इनको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के तजर्बे से सीखना चाहिए, तो कोऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास पाइपलाइन में क्या है, और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को नहीं पता होगा कि CCRI के पास पाइपलाइन में क्या है। होती है इन्फॉर्मेशन, इतना तो है, शेयर करते हैं आप। हाँ जी, कुछ ना कुछ है। लेकिन ये है कि जो हमारे एल्डर्स थे ना, ये हमारे सीनियर्स, जो उनका आपस में कंपटीशन होता था। ठीक है, कंपटीशन में एक से बढ़कर एक वैरायटी देते थे। जैसे S12 बड़ी मशहूर वैरायटी है, ऐसे हमारी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी हैं। 707 है, 70 थी, उसकी 70 मन थी, और उसके बाद हमारी हाँ जी 240 थी। ये आपस में कंपटीशन होता था जी, मुकाबला, हेल्दी मुकाबला होता था। तो उसमें अच्छी अच्छी वैरायटीज़ लेके आते थे। ये नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन, इनको पता होता था सबको, पौधों की पहचान होती थी। देखें इस वक्त ये कोशिशें हो रही हैं, हमने इस चीज़ को बड़ा रियलाइज़ किया है कि रेपिटेशन ऑफ वर्क जो है ना, रिसर्च, वो ना हो। मसलन एक काम मैं भी कर रहा हूँ बैठा, और दूसरा ये बैठे हैं, CCRI बैठे हैं, यूनिवर्सिटी भी कर रही है, एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक जैसे वो उसके रिजल्ट, इसको हम छोड़ दें। अब जो हम अपना एनुअल प्रोग्राम बनाते हैं रिसर्च का, उसको हम शेयर करें एक दूसरे के साथ, और उसमें ताकि रेपिटेशन ना हो, जो मैं करूं वो दूसरे ना करें। कैसे डॉक्टर साहब आप नहीं, हम इसको क्या प्लान है, कोऑर्डिनेशन हो सके। एक मिनट आप भी तो लेकिन सर इसमें बेसिकली एक भाई साहब एक है कि हमारी ब्रीडिंग जो हो रही है वैरायटीज़, वो उनकी अलहदा तहकीक है, हमारी अलहदा तहकीक है। वो तो अपना अपना काम आ रहा है जी, मुकाबले में हो रहा है। कुछ थोड़ी सी रेपिटेशन होगी, ये नहीं आप कह सकते कि 100% हो सकती है, 5-10%। ठीक है, आपके जहन में क्या था जी? इसमें सर बेसिकली ये है कि जिस तरह जो हमारा एग्रीकल्चर का मॉडल है, इसमें हमारे रिसर्च के इदारे, यूनिवर्सिटीज़ और एक्सटेंशन, इस तीन एक पिलर की तरह हैं। तो इसमें होना यही चाहिए, और हमारी यूनिवर्सिटी ख़ासतौर पे पिछले 2 सालों से यही कर रही है कि हम जो भी ट्रायल प्लान करते हैं, वो उसके जो हमारे प्रीवियस सीज़न के हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, और जो हमारा कमिंग सीज़न होता है उसके लिए हम जो प्लान कर रहे होते हैं, उसको हम एक डिस्कशन करते हैं, हम एक इकट्ठी कंसल्टेटिव मीटिंग करते हैं विद CCRI एज वेल एज CRI।
ताकि जो है वो हम देखें और यूनिवर्सिटी के जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और फिर ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एक अच्छी राय, एक इम्प्रूवमेंट, हमें अच्छा इनपुट मिल जाए। तो आई थिंक सो ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है कि तीनों अदारे जो हैं वो मिल के जो है अपना जो रिसर्च प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी की फाइंडिंग रिसर्च शेयर करें। तो उसमें ये होगा कि आइडिया हो जाएगा कि जो है ना इसमें से न्यू इनोवेशंस भी निकलेंगी, और कोई ऐसी चीज़ें जो कोई रिपीट हो रहा है उससे भी जो है ना वो आगे हम जो है ऐसे काफ़ी हद तक इन चीज़ों से जो है हमारा छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मौजू बहुत बड़ा है और इसका फैलाव इतना है कि हम एक प्रोग्राम में उसे समो नहीं सकते, और इसके बहुत सारे पहलू हैं ऐसे। मैं डिस्कस करना चाहता था दुनिया भर की वैराइटीज़ और अपनी वैराइटीज़ का कंपैरिजन भी चाहता था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है। अब आपके पास ना आधा मिनट है, आधे मिनट में आप कोई काश्तकारों को कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशंस, आपकी जो पिछला तजर्बा है उसकी बुनियाद पर, आपके इदारे की तरफ से जो हिदायत हैं उसके हवाले से सिर्फ कपास पर फोकस करते हुए कि क्या करें वो अगर इसमें आगे बढ़ना है तो। जी, मैं जो है ना, मेरा मैसेज ये है कि जिस फार्मर ने कपास लगानी है ना, वो पहले देख ले उसका रिसोर्सेज क्या है, नंबर, उसके पास राय जो है ना, एम्पल रिसोर्सेज होने यस, उसमें अगर वो चाहता है ना कि मैं 4 एकड़ कपास बीजूँ, वो मैं कहता हूँ 4 ना बीजे, 2 एकड़ बीज ले, और उसकी अच्छी तरह देखभाल करे, वो 4 एकड़ की पैदावार 2 एकड़ से ले ले। ठीक है, पानी की कमी ना होने दे, खाद की कमी ना होने दे, तो वो जो रखे जो भी सूरत हाल है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में जो कोई हिदायत हो? हाँ, यही है जी कि इसकी कपास की ना जी हवाले से कि ये ऐसी क्रॉप है, बहुत सेंसिटिव है, और इसको टाइमली उसने हर चीज़ करनी है। इसका हर अमल, हर इसकी प्रैक्टिस, ये जो इसकी करते हैं वो टाइमली करे और बेहतर तरीके से करे तो वो अच्छी पैदावार हासिल कर लेगा। ठीक है। डॉक्टर मुखर साहब, आपके ज़हन में कुछ तजवीज़ हो, कोई काश्तकार के लिए कोई ख़ास रास्ता हो, गाइडलाइन हो जिससे हम आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल, इसमें यही है कि फार्मर्स को चाहिए कि वो सीजनल कॉटन के साथ अर्ली कॉटन जो है उस पर फोकस करें, और सेकेंडली ये है कि जितनी तो भी फिर पैटर्न बदल जाएगा, अर्ली कॉटन पर आए तो फिर हमारे गंदम का मसला खड़ा हो जी जाता है। बिल्कुल, उसमें राया जिस तरह होता है, हम लोग राया काश्त कर लेते हैं तो मार्च के अंदर गंदम के बगैर भी गुजारा नहीं है ना जी डॉक्टर साहब, तो ये बड़ा मसला है। उसमें सेकेंडली ये है कि जो है ना टाइमली जो इनपुट्स हैं उनकी एप्लीकेशन, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो मौसमी तगैरात हो रही हैं तो अब बड़ा एडवांस है, हमारे पास ऐप्स मौजूद हैं, उसके लिहाज से हमारा जो ग्रोअर कॉटन की फार्मिंग कर रहा है वो वेदर की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना अपनी एग्रोनॉमी, अपनी मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक गुजारिश है कि वो जो वेदर की जो सूरत हाल है उसके बारे में आप रहनुमाई भी करें लोगों को ना, लोगों को समझ नहीं आ रही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कपास पे बात की। कपास ऐसी फसल है, इसकी प्रोड्यूस का तकरीबन 80% हम तन ढांपने पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत सारे इस्तेमाल है, बाकी 20% है, लेकिन 80% से कपड़ा बनता है और दुनिया भर में बेहतरीन कपड़ा बनता है और हम उसे पहनते हैं और उसी में फ़ैशन है और उसी में ज़िंदगी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी इस कपास से इसलिए भी जुड़ी हुई है कि हमारी एक्सपोर्ट का बेशतर हिस्सा जो है वो कपास या कपास से वाबस्ता जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उस पर मुनहसर है। हम जब हमारी कपास आगे बढ़ती है, कपास में तरक्की होती है, तो पूरे मुल्क में एक मईशत के नए ताज़ा खून की एक लहर आ जाती है, और अगर कपास नीचे जाती है तो पूरी मईशत जो है वो नीचे जाती है। तो इसमें आगे बढ़ने के बड़े मौके मौजूद हैं। हुकूमत ने भी कोशिश की है, काश्तकार हज़रात ख़ुद भी कोशिश करें, आगे आए। आपके पास तजर्बा भी है और अब तो बहुत सारी बीमारियों पर भी काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, अच्छी वैराइटीज़ भी मैदान में मौजूद हैं। अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास ज़मीन है और आपके पास जो है नीयत है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।